के सेशन का जो टॉपिक है वो है लिफ्ट योरसेल्फ। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और इस विषय को जो भली भांति समझ गया निश्चित रूप से अपना उद्धार करने में सक्षम हो जाएगा। पिछले हफ्ते में हमने बात की थी स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो इस हफ्ते हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारे साथ में जितेंद्र जी, नवीन जी, पंकज, तामेश्वरी, दिनेश इत्यादि काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। इन सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्धिक स्तर पर जब हम लक्ष्य चुनते हैं उस समय हम बहुत ही नैतिक व्यक्ति की जैसे अपना परिचय देते हैं। अपना लक्ष्य बहुत बड़ा रखते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं होती है। जैसे कोई एक्टिंग की फील्ड में जाता है तो वो चाहता है कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग करूं। क्यों? उसकी डिमांड आज भी बनी हुई है। उसके की लड़के की डिमांड खत्म हो गई है, पर ये अमिताभ बच्चन 75 प्लस होने के बाद भी अभी तक हिट कर रहा है। उसके नाम से प्रोडक्ट बिक रहे हैं। अब कोई सिंगर बनना चाहता है तो ये सोचता है कि मैं लता मंगेशकर के जैसे गाऊं या अरिजीत कुमार के जैसे गाऊं। ठीक है। स्पोर्ट्स में कोई करियर बनाना चाहता है तो सबका, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में विराट कोहली बनना चाहता है, सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है। राजनेता बनना चाहता है तो नरेंद्र मोदी उसका उद्देश्य होता है। प्रेसिडेंट बनना है तो एपीजे अब्दुल कलाम उसका उद्देश्य होता है। उद्देश्य बनाने में, लक्ष्य निर्धारित करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। बिल्कुल हम अच्छे से प्लान कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तब हमारी जो अपनी स्वयं की दुर्बलताएं हैं, मानसिक स्तर पर जो हमारी कमजोरियां हैं, वो धीरे धीरे करके सामने आने लगती हैं। सबसे पहले हमने आदतों पे चर्चा की है। इसको हम दूसरे तरीके से अभी समझेंगे। इसको हम बोलते हैं अटैचमेंट, राग। कुछ चीजों के प्रति हमारा नैसर्गिक रूप से मोह बना हुआ है, जिसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल के साथ आदमी सोता है, मोबाइल के साथ उठता है, दिन में कई बार मोबाइल चेक करता है, व्हाट्सएप देखता है, फेसबुक देखता है, इंस्टाग्राम देखता है। पूरा दिन उसको बीच बीच में चेक करता है, नोटिफिकेशन चेक करता है। तो ये उसका एक अटैचमेंट है कि मोबाइल के बिना अभी रह नहीं सकता। जैसे अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है, अगर मैं किसी को बोल दूं कि आप 9 दिन डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल फास्ट रखिए, तो कोई नहीं रख पाएगा। एक चैलेंज है। मोबाइल के बिना हम रह नहीं सकते, टीवी के बिना रह नहीं सकते। टीवी में कुछ लोग, एक उम्र के लोग, पूरा दिन न्यूज़ चैनल देखते रहते हैं। एक आदमी है जो पूरा दिन क्रिकेट देखते रहता है, क्रिकेट की ही बात करता है। अब कुछ महिलाएं हैं, उन लोग को एकता कपूर के सीरियल जैसे इस तरह से है, स्टार प्लस सोनी में आते हैं, वो सीरियल बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इमोशनल अपील करते हैं। दे आर इमोशनल। अब कुछ लोग को न्यूज़पेपर से मोह है। सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर एक बार और पढ़ेंगे, फिर दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। पता नहीं उसमें क्या मिलने वाला होता है, करोड़ों रुपए की लॉटरी लगने वाली होती है। तो ये एक तरह के अटैचमेंट है। अब किसी को तंबाकू की लत लगी हुई है, अब बार बार उसको तंबाकू खाना है। कोई भी काम चालू करना है, तंबाकू लेना है। किसी को शराब की लत लगी हुई है, किसी को सिगरेट की लत लगी हुई है। तो ये चीजों के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, ये हमारा बहुत नुकसान करता है। ये हमारा बहुत सारा टाइम खाता है, हमारी बहुत सारी एनर्जी खाता है। तो ये राग जो है, अटैचमेंट जो है, वो आपको लक्ष्य से दूर कर देगा, लक्ष्य के पास नहीं लाएगा। लक्ष्य से दूर करने में ये किसकी कमजोरी है? ये हमारे अंदर की खुद की कमजोरी है। अब किसी से द्वेष है, मान लो आपका इन चीजों से राग है। अब कोई मोबाइल से दूर कर दिया आपको, या टीवी से दूर कर दिया, या कोई शराब से दूर कर दिया, सिगरेट से दूर कर दिया, तो जो आदमी ऐसा करता है उससे आपका द्वेष हो जाएगा, उससे दुश्मनी हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये हमारा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि मुझे जिन चीजों से प्यार है, जिन चीजों से
मैं एंटरटेनमेंट करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, उससे मुझे दूर किया जा रहा है। तो उन लोगों से आपका द्वेष हो जाता है, ठीक है ना? तो दूसरा आदमी इसमें जब भी प्रवेश करेगा, इंटरवीन करेगा, जैसे माँ-बाप बच्चों को बोलेंगे मोबाइल से दूर रहो, तो माँ-बाप से दुश्मनी हो जाएगी, ठीक है ना? दूसरा आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपसे आपके अंदर में वो द्वेष पैदा करेगा। अब भविष्य की चिंता है, कभी आप क्रोध से पीड़ित होते हैं, कभी किसी चीज़ का भय लग रहा है और एक निराशा जो है व्यक्ति के मन में, वो भी एक हमेशा लगी रहती है। तो ये जो मानसिक दुर्बलताएँ हैं, आपको हमेशा कमज़ोर करके रखती हैं, आपकी एनर्जी को समाप्त कर देती हैं, ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको ठीक कैसे किया जाए? क्योंकि दूसरे आदमी को तो हम अपनी लाइफ में एंटर करने का मौका नहीं दे रहे हैं। दूसरा हमारे ऊपर उँगली उठाएगा, तो हम उसकी उँगली तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है ना? तो आपको इस दुर्बलता को खुद ही दूर करना पड़ेगा। कैसे करना है? तो अब कुछ लोग जाते हैं कि चलो भाई दूसरे लोग ही इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे, चलिए किसी बाबा के पास चलते हैं। ताबीज़ ले लेते हैं, किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है, उसकी पूजा करा लेते हैं। कोई धागा पहन लेते हैं, वहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिला, चलिए एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं। एस्ट्रोलॉजर हमारा कुछ रत्न वगैरह पहना के हमारा कुछ कल्याण कर देगा, क्योंकि हमारे मन में बैठा हुआ है कि कुछ कॉस्मिक पावर्स हैं, कुछ ऐसी ताकतें, दैवीय ताकतें हैं जो हमको हेल्प कर सकती हैं। हम्म, देवी देवता के लिए हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के सॉल्यूशन हम लोग चेक करते हैं। गुरु के पास जाते हैं कि कोई ऐसा मंत्र बता दो कि जैसे मैं रात को सो रहा हूँ, सवेरे उठूँ तो मुझे लगे कि मैं प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठा हुआ हूँ। ऐसे तो होता नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी तंत्र नहीं है, कोई रत्न नहीं है, कोई गुरु नहीं है जो आपका उद्धार कर सके। क्योंकि गुरु आपको कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको मार्गदर्शन दे सकता है, आपको दिशा दे सकता है, आप दिग्भ्रमित हो गए हैं तो आपको सही मार्ग पे चलना सिखा सकता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। देखिए एक चुटकुला भी है, आप उसको पॉजिटिव स्पिरिट में ले सकते हैं। एक सरदार जी थे, सरदार जी अपने गुरु के सामने में बैठ करके प्रेयर करते थे, पूजा करते थे कि भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, मैं ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा। भगवान बहुत परेशान हो गया, आखिर एक दिन प्रकट हो ही गए। बोले भाई लॉटरी तो लगा दूंगा, पर तो लॉटरी तो खरीद, तुम लॉटरी खरीदे तभी तो मैं लॉटरी लगाऊंगा। तो क्या है, हम अपनी जितनी भी जिम्मेदारी है हम पूरा का पूरा डाल देते हैं किसी दूसरे के ऊपर। माँ ये कुछ काम माँ बाप करेंगे, कुछ काम भाई बहन करेंगे, कुछ काम गुरु कर देगा, कुछ हमारा नेता करेगा, हमको कुछ नहीं करना है। तो इस तरह की मनोवृत्ति से हमको ऊपर आना होगा। अब देखिए आपको भूख लगती है, आप खुद ही खाना खाते हैं। आपको माँ बहन खाना बना के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं, खाना तो आपको खुद ही पड़ेगा। आपके मुंह में कोई भी निवाला डालने वाला नहीं है, आप खुद ही डालेंगे। तो अपना उद्धार आपको खुद ही करना पड़ेगा, अपनी मानसिक दुर्बलता को खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपने जो बौद्धिक स्तर पर आपने अच्छे लक्ष्य निर्धारित करके रखे हैं, उस तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये यही है एक सूत्र जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया है, आत्मनिर्भर बनने का। आप खुद ही अपना उद्धार करिए, आत्मनिर्भर बनिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक छोटी सी जीवनी सुनाता हूँ अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा एक फुटबॉलर और वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। एक बार रात को वो ट्रैवल कर रही थी ट्रेन से, और ट्रेन में रात में अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ बदमाशों ने उसको लूटने का प्रयास किया। चूंकि स्पोर्ट्स पर्सन थी, उसने उसका खूब विरोध किया।
उनसे खूब लड़ाई हुई। इसी नोक-झोंक में, लड़ाई में बदमाशों ने क्या किया, उसको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब वो बगल वाले ट्रैक के पास में जाके गिरी। उसका पैर वहीं पर था। उसी समय दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आ रही थी। उसका पैर उसमें फंस गया और उसका पैर वहां कट गया। अब अंधेरा इतना था, जंगल एरिया था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, कुछ पता नहीं चल रहा था हुआ क्या। रात भर वो करहाती रही, रात भर परेशान रही, जीवन मृत्यु का संघर्ष था। वो मरणासन्न हो गई थी, बेहोश हो गई थी, कहीं से उसको कोई हेल्प नहीं मिली। सुबह जब लोगों ने देखा कि ये घायल अवस्था में एक बॉडी पड़ी हुई है, लोगों ने उसको मृत समझा, लेकिन जब पास आए देखे ये तो जिंदा है। उसको हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद में 4 महीने तक वो हॉस्पिटल में थी। कई ऑपरेशन हुए उसके ऊपर में। उसके बाद जाके एक आर्टिफिशियल लेग उसमें लगाया गया, बायां बायां पैर। उसके बाद वो चलने के लायक। लेकिन जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने यही मैसेज दिया, अब आप विकलांग हो। परिवार ने ये समझा कि अब आप विकलांग हो, अब आप कुछ नहीं कर सकती, आपकी लाइफ लाइफ खत्म हो गई। तो उसी पीरियड में वो कुछ टीवी भी देखती थी। एक बहुत अच्छा टीवी सीरियल उसने देखा, टू डू समथिंग। और उसी समय उसने एक क्रिकेटर युवराज सिंह की कैंसर पर जीत से उसने कुछ प्रेरणा ली। इन दोनों चीजों ने उसके जीवन को बदल दिया। अब उसको लगा कि नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये एक पैर जाने से कुछ नहीं होता, लाइफ खत्म नहीं होती है। मेरे पास अभी पूरा जीवन है। परिवार जैसा समझता है समझने दो, समाज जैसा समझता है समझने दो। अब उसने सोचा नहीं, मैं एक पैर से भी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करूंगी। वो बचेंद्री पाल की कैंप में गई, उससे ट्रेनिंग ली, बहुत संघर्ष किया। आखिरकार 2 साल के बाद में एक आर्टिफिशियल लेग के सहारे 2 साल के बाद में उसने माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल की। लेकिन वो यहाँ नहीं रुकी। उसने सोचा नहीं, ये तो मैं एक चोटी है एशिया महाद्वीप की, मैं हर महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियां सब पे फतह हासिल करूंगी। और धीरे 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 उसने विश्व के 7 महाद्वीप की 7 चोटियों पे फतह हासिल की। ये अरुणिमा सिन्हा की कहानी है। शारीरिक रूप से विकलांग, लेकिन मानसिक रूप से प्रबल, बलशाली, शक्तिशाली। तो इस तरह से उसने दुनिया से दिखा दिया कि सब कुछ संभव है। अरुणिमा सिन्हा का लास्ट में यही कहना था कि विकलांगता शारीरिक रूप से नहीं होती, विकलांगता मानसिक रूप से होती है। मानसिक रूप से अगर आदमी विकलांग है तो वो कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो सब कुछ संभव है। तो मेरी तरफ से इतना ही है। और मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर इस संबंध में किसी का भी कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मैं आपका अ, इसमें पूरा मार्गदर्शन करने की कोशिश करूँगा। किसी का कोई सवाल? जितेंद्र जी। जी हाँ, जसवानी जी, बहुत अच्छी, प्रेरणादायक और अत्यंत अनुकरणीय, उत्कृष्टतम कहानी आपने बताई अरुणिमा सिन्हा की, जो कि निश्चित रूप से जिस टर्निंग पॉइंट से उसने अपने आप को बदला और विश्व के सर्वोच्च शिखर तक पहुंची, अपने आप में वो अत्यंत वंदनीय है। और दुनिया के जाने कितने लोगों के लिए वो प्रेरणा की स्रोत बन चुकी है आज, और हमारे विशेष करके समस्त भारतीयों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, गौरव की बात है कि वो एक भारतीय है, और भारतीय होने के साथ ही साथ वो समाज का कमजोर हिस्सा मानी जाने वाली महिलाओं से है। अरुणिमा सिन्हा की इस कहानी से निश्चित रूप से हमारे सारे ही पार्टिसिपेंट अवश्य ही प्रेरणा प्राप्त करेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। और इसके अलावा आज के हमारे विषय के संदर्भ में यदि हमारे पार्टिसिपेंट्स श्री जसवानी जी से
अभी भले ही इंटरेक्ट ना कर रहे हो, आगे भी यदि बात करना चाहते हो तो हमारे आज के सेशन का अंत का जो समय रहेगा वो हमारे लिए इंटरेक्टिव रहेगा एक बार फिर से। तो बहरहाल बहुत-बहुत धन्यवाद श्री जसवानी जी। हमारा विषय लिफ्ट योरसेल्फ। लिफ्ट योरसेल्फ की जहां तक बात होती है, हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपग्रेड हों, आगे बढ़ें, तरक्की करें। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन मिले, यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका व्यवसाय फले-फूले और अ, भरपूर ऊंचाइयों तक पहुंचे, हम सभी चाहते हैं। कहीं न कहीं सफलता के कुछ सूत्र अवश्य ही होते हैं जिनका अनुपालन करने से, जिन्हें अपनाने से सफलता मिलती अवश्य है। आवश्यकता होती है उन चीज़ों की खोज करने की, आवश्यकता होती है उनकी तरफ विधिवत रूप से प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, सही रणनीति के साथ में आगे बढ़ने की। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बनाने वाली जो कंपनी है, जिसको कि हम आमतौर पे बुलेट मोटरसाइकिल के नाम से जानते हैं। आज से कुछ साल पहले तक आपने देखा होगा ये मोटरसाइकिल सड़कों से गायब हो चुकी थी। बमुश्किल कोई एक आध पुरानी ब्लैक कलर की रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल दिखती थी। कारण बहुत से थे उसके। वर्ष 1991 के आसपास में जब खाड़ी युद्ध आरंभ हुआ था, जिस जमाने में ये ऑयल क्राइसिस शुरू हुआ था, पेट्रोल के प्राइसेस सारी दुनिया में बढ़ने शुरू हुए थे। उस जमाने में रॉयल एनफील्ड की जो मोटरसाइकिल होती थी, बुलेट मोटरसाइकिल, वो हार्डली 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल का एवरेज देती थी। कुछ लोग उसको डीजल वर्जन में चलाते थे, उनका भी एवरेज काफी कम हुआ करता था। मैकेनिक उसके बहुत कम मिला करते थे, गाड़ी बहुत हैवी हुआ करती थी। आमतौर पे ये वर्दी वाली जो सेवाएं हैं, डिफेंस सर्विसेज, उन्हीं के पास में ही गाड़ी मिलती थी। सिविलियंस बहुत कम यूज करते थे। थोड़े साल के बाद रॉयल एनफील्ड की जो न्यू जनरेशन आई, उनके ओनर का जो बेटा था, यहाँ नाम लेना उचित नहीं है, या उचित हो भी तो फिलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग कहीं सर्च कर सकते हैं। उसने कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग किया, नए सिरे से प्लांट को स्टेबलाइज किया और उसने मार्केट सर्वे किया कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से इस मोटरसाइकिल की तरफ में लोग विमुख हो रहे हैं, लौट नहीं रहे हैं। पता ये चला कि कस्टमाइज करने की आवश्यकता है। आप सभी को भली-भांति पता होगा कि उस मोटरसाइकिल के जो ब्रेक होते थे वो राइट हैंड की तरफ ना होकर के लेफ्ट हैंड की तरफ में होते थे। उसका एक अपना बना बनाया शेप होता था, कुछ मुश्किल से 1 या 2 कलर में आते थे वो, और बहुत ज्यादा एडिशनल फीचर्स वो नहीं देते थे। प्लस उसको किक स्टार्ट करना भी अपने आप में एक बड़ा मेहनत का कार्य हुआ करता था। इन शॉर्ट, आज की तारीख में आप देखे हैं, बुलेट मोटरसाइकिल न केवल अनेकानेक आकर्षक शेड्स में अवेलेबल है, बल्कि स्विच स्टार्ट हो गया है, बैटरी से स्टार्ट कर सकते हैं आप बटन दबा करके। किक उसका जहां होना चाहिए, राइट हैंड साइड में, ब्रेक जहां होना चाहिए वहां हो चुका। और ये मोटरसाइकिल आज की तारीख में भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट मोटरसाइकिल बन चुकी है, बावजूद इस बात के कि इसकी कीमत भारत में बिकने वाली भारतीय मोटरसाइकिलों में सबसे ज्यादा है। जहां तक मुझे याद है, 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास में कुछ इसका एवरेज मॉडल आता है, और उसके बावजूद ये मोटरसाइकिल आज रफ्तार पकड़ चुकी है। किस तरह से लिफ्ट किया जा सकता है अपने आप को, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। एक छोटी सी कहानी और मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वी कथिरेशन। वी कथिरेशन ये नाम है उस शख्स का जो कि कुल 9 जमात तक की पढ़ाई करने के बाद हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ड्राइवर के रूप में नियुक्त हुए थे। वी कथिरेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सोहबत में आकर के प्रेरणा प्राप्त की, अपने आप को लिफ्ट करने का प्रयास किया और उसने पढ़ाई लिखाई शुरू की। आप जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक अच्छे टीचर भी थे, अच्छे शिक्षक थे, अच्छी बातें बताते थे, पढ़ाते थे। वी कथिरेशन ने उनके ड्राइवर की नौकरी करते हुए अपने आप को उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए प्रेरित किया। पढ़ाई करते गए और आखिरकार वर्ष 2002 में वी कथिरेशन ने पीएचडी की डिग्री हासिल की। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज वी कथिरेशन, जो कि किसी जमाने में केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ाई प्राप्त कर चुके एक ड्राइवर के रूप में जाने जाते थे, आज वे
तिरुनेलवेली में एक विमेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदस्थ हैं। बहुत बड़ी-बड़ी कहानियां, बहुत ऊंचे स्तर की कहानियां सुनने से लोग उतने प्रेरित नहीं होते जितने कि जमीनी स्तर की वास्तविक कहानियों को पढ़कर के प्रेरित होते हैं। ये ऐसा लगता है कि अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है। वी कथेरेशन, एक ड्राइवर से एक प्रोफेसर बनने की सफलता की कहानी। कैसे करके अपने आप को लिफ्ट कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये एक बड़ा उदाहरण है। हमारे पार्टिसिपेंट्स इस विषय में किसी किस्म का कोई प्रश्न, किसी प्रकार का कोई संदेह निवारण चाहते हो तो उनका स्वागत है। और जब भी हमारे पार्टिसिपेंट्स किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे, हम उनके लिए अवश्य उपलब्ध रहेंगे। और इस बीच श्री पंकज जादवानी जी, यदि हमें ज्वाइन कर चुके हों, हमारे साथ हों, तो हम उनका स्वागत करते हैं हमारे आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। श्री पंकज जादवानी जी। इस बीच में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मिस्टर पंकज अभी नवरात्रि के समय में मौन व्रत रखने का उन्होंने संकल्प लिया है। बच्चों की ये हमारा सेशन जो है एक ज्ञान दान की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। ज्ञान देना भी एक प्रकार का दान है, तो व्रत में दान पुण्य करना चाहिए। तो इसी भावना को लेके पंकज जी हमारे सामने में सिर्फ 15 मिनट अपना मुंह खोलेंगे। तो मैं पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगा कि सभी लोग इनका स्वागत करें। इतना अच्छे संकल्प के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं ज्ञान को लेके। मिस्टर पंकज। पंकज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सर। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज क्लियरली ऑडिबल? जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू जितेंद्र सर, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। काफी अच्छी अच्छी बातें बताई जितेंद्र सर ने और अशोक सर ने। तो काफी सीरियस मोड में चले गए होंगे आप लोग। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी सी कि आपको एक गाना सुनाऊं। गाना सुनाई दे रहा है आपको? जी हाँ, ऑडिबल है। सर अभी आवाज कम हो। चलिए, गाना टॉपिक से काफी मैच करता था, तो मैंने सोचा कि इस सेशन में अगर नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। कैसा लगा आप लोगों को गाना? आपके जो भी बीच में मन में विचार आए वो आप मेरे साथ चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको बोलना हो चैट बॉक्स में आप टाइप करते रहिए। गाने के लिए आपने तारीफ की है, मेरी आवाज किसी ने लिखा है क्लियर नहीं है, तो शायद अब क्लियर हुई मेरी वॉइस? यस सर, यू आर क्लियरली ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू। ऐसे काफी सारे सॉन्ग्स मिलेंगे आपको, मोटिवेशनल सॉन्ग्स। बॉलीवुड पिक्चर में काफी सारे बने, रुक जाना नहीं तो कहीं हाथ के, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, चले चलो, लगान मूवी का सॉन्ग, अभी गली बॉय का सॉन्ग बहुत जबरदस्त चल रहा है, अपना टाइम आएगा, फिर लव दंगल, सुल्तान, भाग मिल्खा भाग, काफी सारे सॉन्ग्स मिलेंगे आपको। लेकिन ये गाना जो है लिफ्ट कराने वाला इस टॉपिक से रिलेटेड था, तो मैंने सोचा कि ये गाना मैं प्ले करूंगा, बाकी सब गाने आपको सिर्फ बोल के बता दूंगा कि मैंने बता दिया। तो हम इस टॉपिक को ना थोड़ा सा शुरू करने के पहले तोड़ते हैं, क्या कि काफी समय बाद, कुछ घंटों बाद मैंने मौन व्रत भी तोड़ा है, तो टॉपिक को भी तोड़ के देखते हैं अपन।
लिफ्ट योर सेल्फ। तो लिफ्ट शब्द को अगर अपन लें तो हमारे दिमाग में क्या बातें आती हैं? आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं और चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। बेटर होगा चैट बॉक्स में टाइप करें। मैं अपना वीडियो भी ऑन कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। लिफ्ट शब्द से आप लोगों के दिमाग में क्या बात है? इम्प्रूवमेंट, ऐसा कैसे यार? मुझे तो लिफ्ट शब्द से कुछ और ही चीज दिमाग में आती है। बात जब हम लिफ्ट की बात करते हैं तो मुझे तो इम्प्रूवमेंट नहीं समझ में आता। अच्छा, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाई टू लिव, व्हाई ओनली मी, मतलब योर सेल्फ में मी शुड लिव, और व्हेन एंड हाउ टू लिव। तो जब हम लिफ्ट की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि आप लोगों के दिमाग में आती है ये बात? बिल्डिंग के बाहर एक लिफ्ट होती है, उसको बोलते हैं लिफ्ट। कभी गए हैं आप लोग इस लिफ्ट में? जब भी हम इस लिफ्ट में होते हैं तो हमको तकलीफ होती है। अच्छा, लिफ्ट करती क्या है? हमको आगे ले जाती है, ऊपर ले जाती है, हमको जीवन में आगे बढ़ने, तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है। सबसे ऊंची चोटी पर, शिखर पर पहुंचाने में हमको लिफ्ट मदद करती है और हमेशा अपडेटेड रहने में मदद करती है। लेकिन जब भी हम लिफ्ट में होते हैं तो हमको तकलीफ होती है, घुटन होती है, एक अजीब सा डर लगता है, बगल वाला हमको टच करता है, और कई बार तो लिफ्ट फुल हो जाती है और हम छूट जाते हैं, उसमें बैठ भी नहीं, चढ़ भी नहीं पाते, फिर इंतजार करते हैं दूसरी लिफ्ट का। जिंदगी में भी हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमको आगे बढ़ना होता है ना, जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं ऊपर जाने के लिए, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। मैं अगर अपनी कोई आदत छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया था कि मुझे रोज अखबार पढ़ना है या कुछ भी, जो भी टीवी देखना है, क्रिकेट देखना है, या इस समय मुझे ये काम करना है, या सिगरेट पीनी है, तो मैंने फिक्स कर लिया था अपने आप को उस हिसाब से। लेकिन अगर मैं उस आदत को छोड़ना चाहता हूँ, उस आदत से उबरना चाहता हूँ, ऊपर आना चाहता हूँ, तो मुझे काफी सारी तकलीफें होगी। संजू पिक्चर में आपने देखा होगा, संजय दत्त जो है वो काफी तकलीफ में थे जब वो अपना ड्रग एडिक्शन छोड़ना चाह रहे थे। काफी तकलीफ होती है अपलिफ्टमेंट में, और कई बार तो लिफ्ट छूट भी जाती है, और जब छूट जाती है तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, इंतजार कीजिए, कल फिर आएगा, जो भी हो कल फिर आएगा। तो ये अपलिफ्टमेंट और डाउनलिफ्टमेंट, मतलब जब हम नीचे जाना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं, तब भी वो तेजी से होता है, गिरना जो है वो तेजी से होता है, लेकिन उसमें उतनी तकलीफ नहीं होती। आपने नोटिस किया होगा, जब गिरते हैं तो बहुत जल्दी गिरते हैं और तकलीफ नहीं होती, लेकिन ऊपर जाने में बहुत तकलीफ होती है, अपने जीवन में भी और लिफ्ट में भी। और हमेशा जो है ये सोचते हैं हम कि कल करेंगे, जैसे लिफ्ट छूट गई, तो इस चीज को हमको छोड़ देना है, कल करने वाली बात पे ध्यान नहीं देना है और ऊपर बढ़ना है। तो अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि लिफ्ट तो हमने समझ लिया, अब वाई लिफ्ट यूर सेल्फ। मैं ही क्यों लिफ्ट करूं अपने आप, कोई और क्यों नहीं कर सकता? मुझे अगर लिफ्ट करना है तो जितेंद्र सर या अशोक सर क्यों नहीं करते, या कोई और क्यों नहीं करेगा? मैं किसी को गुरु बना लेता हूँ, मुझे कोई ताबीज दे दें, या कोई रत्न दे दें, या कोई मंत्र बता दें, या कोई छड़ी दे दें, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बजाज स्कूटर देखी आप लोगों ने? सन 2000 के बाद वो आना बंद हो गई धीरे धीरे। आपने देखी है वो स्कूटर जिसमें किक मारते थे? जैसा अभी जितेंद्र सर ने भी बुलेट का एग्जांपल दिया कि उसमें किक मारना पड़ता। तो कोई जब हमको लात मारता है
तो हमको समझ में आता है तब हमको समझ में आता है कि यार हम लात पड़ रही, अब तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब वो जमाना जो है वो पुराना हो गया। बुलेट जो है वो भी अब नए मॉडल में आने लगी है, बैटरी स्टार्ट हो गई। पहले होता था किक स्टार्ट, जब मुझे कोई लात मारेगा तब मैं चालू हूँ। अब जमाना आ गया है सेल्फ स्टार्ट। 21वीं सदी है, हम लोग मॉडर्न युग में जी रहे हैं, साइबर एज बोलते हैं इसको। पहले ये स्कूटर आती थी जिसमें किक मारना पड़ता था। आजकल बजाज की नई स्कूटर आनी पड़ रही है जिसमें किक है ही नहीं। हमको सेल्फ स्टार्ट मोड में जाना भी पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम इंतजार नहीं करेंगे। अब हमको इंतजार नहीं करना है कि कोई हमें किक स्टार्ट करे, कोई आए, कोई बताए कि मुझे यहाँ पर ये चीज का सुधार करना है या अपलिफ्टमेंट करना है। अब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे दुनिया से कॉम्पिटिट करना है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वर्षों का काम मिनटों में हो जा रहा है। जो जिस काम में पहले वर्ष लग जाते थे, कई साल लग जाते थे, वो आजकल मिनटों में हो जाता है। एक रिसर्च के अनुसार पहले जो तरक्की है, तरक्की का जो पैमाना सेट किया था गवर्नमेंट ने, साइंटिस्ट ने, उसको बताते थे कि 100 साल में होती। फिर धीरे धीरे वो 50 साल में हुई, फिर 20 साल में हुई। अब बोलते हैं कि हर 3 साल में युग परिवर्तन है। हरित क्रांति आते आते कई वर्ष लग गए थे, लेकिन अब 6 महीना, साल भर में चीजें हो जाती है। खुद के माझी खुद बनना है। अगर मुझे नदियां पार करनी है और नौका भी मुझे खुद बनानी पड़ेगी और नौका भी मुझे खुद चलानी पड़ेगी, तब मैं इस दुनिया से कॉम्पिटिट कर पाऊंगा। अच्छा, ये गोल्स जो है मेरे, लिफ्ट मैं कितना हुआ हूं, मैंने अपने आप को कल से कितना लिफ्ट किया या पिछले साल से कितना लिफ्ट किया। अगर मैं देखूं कि मैं पिछले साल इस क्लास में था और मैं इस लेवल पे था, और आज मैं उसकी कैलकुलेशन करूं, एक एनालिसिस करूं, तो मुझे ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मैंने कितना खुद को लिफ्ट किया है। मेरे गोल्स डिसाइड करेंगे, मेरा लक्ष्य डिसाइड करेगा। अगर मेरा लक्ष्य बढ़िया सी कार, एक बढ़िया सा घर और बढ़िया सी फैमिली है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? एक बढ़िया सी नौकरी चाहिए रहेगी, और एक बढ़िया सी नौकरी के लिए क्या चाहिए रहेगा? एक बढ़िया सी डिग्री। और एक बढ़िया सी डिग्री के लिए क्या चाहिए रहेगा? बढ़िया से मार्क्स। सिंपल सी बात है। अगर मैं पढ़ता हूं तो आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो मेरे लक्ष्य से मैं पीछे होते जाऊंगा। और एक खास इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को मैं देना चाहूंगा। अगर ये सेशन बीच में खत्म हो जाता है तो प्लीज आप इसी आईडी से लॉग इन कर सकते हैं दोबारा। मेरा लक्ष्य डिसाइड करेगा कि मुझे क्या काम करना है, और मेरा काम डिसाइड करेगा कि मैंने अपने लक्ष्य से कितना दूरी पे हूं या कितना पास हूं। और जो एरियाज है जहां जहां मुझे अपने आप को लिफ्ट करना रहता है, वो मुझे कहाँ कहाँ लिफ्ट करना है, उस पर एक बार अपन नजर मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद डालेंगे सर। हेलो, शुड वी वेट फॉर ब्रेक? हेलो, नहीं, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। कुछ एरियाज होते हैं जहां पर हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो एरियाज हैं ये। मेरे हिसाब से मैंने फिलहाल 6 एरियाज रखे हैं। हो सकता है कि इसमें से कोई एरिया आपके काम का ना हो, लेकिन हाँ, कभी ना कभी लाइफ में उसकी जरूरत पड़ती है। फैमिली एरिया है, हमें अपने परिवार को देखना है। मेरे कारण मेरे मैं खुद को अपलिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन अपलिफ्ट करते करते मैं इतना मग्न हो गया कि मैं अपने परिवार वालों को छोड़ दिया, और मेरे इस अपलिफ्टमेंट से मेरे परिवार वालों को बड़ी तकलीफ हुई।
तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुझे अपने माता पिता का, अपने घर में बुजुर्गों का, अपने से छोटे भाई बहनों का, सबका सम्मान करना है, सबको समय देना है, सबके साथ रहना है, सबकी सुनना है, सबका रिस्पेक्ट करना है और अपना अपलिफ्टमेंट भी करना है। प्रोफेशनल एरिया, एक स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से उसका प्रोफेशनल एरिया जो है वो सिर्फ उसकी पढ़ाई होता है फिलहाल। जब तक उसका डिग्री कंप्लीट नहीं होता तो पढ़ाई होगा। हाँ, यदि कुछ समस्या है तो वो बाहर जाकर के काम भी करते हैं। और आजकल तो ऐसा आ गया है कि पार्ट टाइम जॉब जो पहले हम सुना करते थे कि विदेशों में होते हैं, वो आजकल अ, भारत में भी बहुत तरीके से मिलने लगे। तो प्रोफेशनल एरिया में हमको ध्यान देना है। फिजिकल स्टेटस, हमारा फिजिकल स्टेटस क्या है? मैं फैमिली एरिया में और प्रोफेशनल एरिया में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मुझे अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं गलत सलत चीजें खा रहा हूँ या गलत समय पे खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ या बुरी आदतों में फंस गया हूँ मैं, और मेरा शरीर मेरा साथ ही नहीं देता कि मैं कुछ कर सकूं। अब मुझे अपने फैमिली की सेवा लेनी पड़ रही है कुछ भी करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुझे अपने फिजिकल स्टेटस पे ध्यान देना है। मेंटल स्टेटस, मुझे अपना मानसिक संतुलन हर स्थिति में बनाए रखना है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ये बात सेशन के शुरू में ही आ गई थी। जब कोई परफेक्ट नहीं होता तो उसका मानसिक स्थिति भी हमेशा बराबर नहीं रहेगी, इधर उधर भागेगा, कभी गलत संगत में चला जाएगा, कभी तनाव